Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am here with you today, lecture number 12 of data structures and algorithms course. And this lecture is part 3 of our algorithm analysis series, which we started in the 10th lecture. And today we are going to study the asymptotic analysis. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in computer science from South China Normal University in Guangzhou, China. And currently I am working as a lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. अच्छा, ये लेक्चर नंबर 10 में हमने स्टार्ट किया था. दिस इज एक्चुअली द चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द एल्गोरिथम एनालिसिस. So we are discussing that how we can analyze the performance of an algorithm. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास 3 तरह के सिनेरियोज होते हैं. एक वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, एक बेस्ट आप उसे कह सकते हैं बेस्ट केस सिनेरियो, और एक एवरेज केस होता है. सो इनमें डिफरेंस इसमें ये है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन इनपुट, कि आपकी इनपुट जो है वो क्या है. तो सपोज हमने उसमें एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि सपोज यू आर सर्चिंग एन अरे, वो सॉर्टेड नहीं है, तो इसलिए आपको नहीं पता कि जो एलिमेंट है वो किस जगह पे हो सकता है. सो उसमें सबसे जो इजी केस है वो ये है, जिसको कि हम बेस्ट केस सिनेरियो कहते हैं. वो ये है कि जो पहली लोकेशन है अरे की, वहीं पे आपको जो है वो एलिमेंट मिल जाता है. और वर्स्ट केस ये है कि आखिरी लोकेशन पे मिलता है. उस सूरत में क्या होगा कि आपको पूरी अरे को सर्च करना पड़ेगा और लास्ट लोकेशन पे आपको जाके वो एलिमेंट के, जिसको हमने सपोज किया था, नाम हमने उसको के दिया था, तो यू कैन फाइंड दैट एलिमेंट एट द लास्ट लोकेशन ऑफ द अरे. सो दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो. एवरेज केस क्या हो सकता है कि वो एलिमेंट जो है वो कहीं पे मिडल में आपको जो है वो मिलता है, तो इसलिए तकरीबन आपको हाफ अरे जो है वो सर्च करनी पड़ेगी. तो उसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं. ये एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को आज हम डिस्कशन इस पे स्टार्ट करेंगे. बेसिकली एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसकी मदद से हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी जो है वो बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस में कितनी होगी, और उसका जो एक एस्टिमेटेड जो रनिंग टाइम है वो कितना होगा. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सो फर्स्ट वी विल सी दैट व्हाट इज द एसिम्प्टोटिक एनालिसिस. The study of an algorithm as the input size gets bigger or reaches a limit in the calculus sense. तो थोड़ा सा आपने कैलकुलस में आपने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि वहाँ पे भी हम जो फंक्शन है उसकी हम लिमिट एक फाइंड कर सकते हैं. तो ऑलमोस्ट ये उससे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है. एसिम्प्टोटिक एनालिसिस इज़ अ फॉर्म ऑफ बैक ऑफ द एनवेलप एस्टिमेशन फॉर एल्गोरिथम रिसोर्स कंजप्शन. तो हमने ये डिस्कस किया था कि हम एस्टिमेट कर सकते हैं. एस्टिमेशन टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी. तो उसमें हमने कहा था कि एक बैक ऑफ द एनवेलप का मतलब होता है कि रफली एक आइडिया होता है. इट्स नॉट वेरी कॉन्क्रीट सेंस कि आप कहेंगे कि लाजमन यही होगा, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता. इट्स जस्ट एन एस्टिमेशन, एंड दैट एस्टिमेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ये एस्टिमेशन जो है वो करेक्ट होती है. बट इन सम केसेस इट कैन बी लिटिल अप एंड डाउन. तो उसको हम जो है वो इग्नोर करते हैं. तो हम मोस्टली ये उसे अज्यूम करते हैं कि जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं दैट्स ऑलमोस्ट करेक्ट, प्रोवाइडेड कि आपने उसमें कोई ऐसी असम्पशंस नहीं की हैं जो कि रियलिटी के बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं. ओके, इट प्रोवाइड द सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ द रनिंग टाइम और अदर रिसोर्सेज नीड्स फॉर ऑफ एन एल्गोरिथम. तो इसमें क्या होगा कि आपको जस्ट एक आइडिया देगा कि एल्गोरिथम का जो एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम है वो कितना हो सकता है इन वर्स्ट केस, इन बेस्ट केस एंड एवरेज केस. तो मोस्टली जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि मोस्टली हम जो है वो हम क्या करते हैं कि हम एवरेज केसेस को जो है वो कंसिडर करते हैं, बिकॉज जो वर्स्ट केस है, बेस्ट केस हैं, ये जो है ये रेयर इवेंट्स होते हैं और रेयरली होते हैं. लेकिन मोस्टली हम जो है वो एवरेज केसेस को जो है कंसिडर करते हैं. दिस सिंप्लीफिकेशन यूजली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ योर एल्गोरिथम. तो हमने देखा था कि हमारे पास कई किस्म के एल्गोरिथम्स होते हैं जिनका रनिंग टाइम जो है लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ये लॉगरिथमिक हो सकता है.
अब हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि हम अगर एल्गोरिदम को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं तो उसका उसका रनिंग टाइम जो है वो कैसे ग्रो करेगा विद द इनपुट साइज। तो ये इस चीज़ का हमें जो है वो आइडिया है, तो हम उसी को ही जो है यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। जनरली द प्रॉब्लम इज स्मॉलर इनपुट साइज कंसीडर कांस्टेंट, हाउएवर फॉर लार्जर प्रॉब्लम द कांस्टेंट डज नॉट मैटर। तो आपको याद होगा कि हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। उसमें हमने जो है वो एक लीनियर एक ग्रोथ रेट लिया था विच वाज 10n और दूसरा हमने लिया था 20n। तो इनको अगर हम ड्रॉ करें तो इसमें सिर्फ ये एक कांस्टेंट फैक्टर का ही एक डिफरेंस आता है, बट दिस इज़ नॉट मच डिफरेंस, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस स्टेटमेंट का जो है पर्टिकुलरली मतलब ये है कि अगर तुम्हारा इनपुट साइज स्मॉल होगा तो उसमें हम ये इस कांस्टेंट को हम कोई वेटेज देते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे ये n की वैल्यू ग्रो करती जाती है या इनपुट साइज ग्रेटर होता जाता है तो ये जो कांस्टेंट्स होते हैं इनका इफेक्ट जो है वो डिमिनिश हो जाता है। हम क्यों इग्नोर करते हैं कांस्टेंट डजंट मैटर? उसका रीज़न ये होती है कि इनके मान में जो डिफरेंस है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं रहता, तो इस वजह से जो है फिर हम उसको कांस्टेंट को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो बट इट फॉर स्मॉलर इनपुट्स हम उनको कंसिडर करते हैं, बट फॉर लार्जर प्रॉब्लम फिर हम उसको जो है वो स्टार्ट इग्नोरिंग दैट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम अपर बाउंड्स कैसे देखते हैं। अपर बाउंड्स का मतलब जो है वो ये है कि इट इंडिकेट्स द अपर हाईएस्ट ग्रोथ रेट दैट द एल्गोरिथम कैन हैव। अच्छा, इसमें भी कि इस सिमिलर टू दी वर्स्ट केस सिनेरियो हमने देखा था कि उसमें क्या है कि हमने ये देखा था कि जो आपका एल्गोरिथम है मैक्सिमम वो कितना उसका जो है वो कितना टाइम ले सकता है वो, तो हमने उसको क्या दिया था, दिस इज़ दी वर्स्ट केस। जैसे अगर आपको याद हो, अगेन उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जो है वो हम उसको भूलना जाए उसे। तो हमने कहा था कि दिस इज़ आवर अरे, इसका कोई साइज़ है n और इसमें से हम एक एलिमेंट ढूंढ रहे हैं k। अनसॉर्टेड रे, इसलिए हमें ये नहीं पता कि k कहाँ पे होगा। तो अगर हम स्टार्ट करें तो इसका वर्स्ट केस ये है कि ये जो k है इट कैन बी इन द लास्ट लोकेशन। तो उस सूरत में क्या होगा, क्योंकि सीक्वेंशियल सर्च है तो हम हर एलिमेंट को देखते आएंगे, चेक करते आएंगे, फाइनली हम जो यहाँ पे हम पहुँचेंगे। तो दिस इज़ द वर्स्ट केस। तो अब हम इसमें जो है वो हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम उसका जो है जो उसका ग्रोथ रेट है उसकी अपर लिमिट क्या हो सकती है, उसकी अपर बाउंड्स है वो क्या हो सकती है। तो उसको हम जो बिग ओ नोटेशन भी हम इसे कहते हैं। बिग ओ नोटेशन इसलिए कहते हैं कि जिस तरह से हम रनिंग टाइम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं टी ऑफ एन, तो इसके लिए हम ओ यूज़ करते हैं, बिग ओ, दिस इज़ द कैपिटल ओ। तो इसी तरह से जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि जिस तरह से हम रनिंग टाइम को एन के फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी तरह से ये जो अपर बाउंड है इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ एन। यानी कि इसका मतलब ये है कि उसमें एन जो है वो एज वेरिएबल जो है वो यूज़ होगा। इफ़ द अपर बाउंड फॉर एल्गोरिथम्स ग्रोथ रेट फॉर से द वर्स्ट केस इज एफ ऑफ एन। तो इसमें जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो है ये इक्वेशन जो है दिस इज़ फॉर वर्स्ट केस, बट दिस कैन आल्सो बी फॉर एवरेज केस और बेस्ट केस भी हो सकती है ये, लेकिन हमने यहाँ पे हम ये कह रहे हैं दिस इज़ फॉर वर्स्ट केस। Then we would write that this algorithm in this set of O f of n in the worst case or just in O of f of n in the worst case। तो हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ आपने जो देखना है कि हम ये नहीं कह रहे कि इस हम नहीं कह रहे हमसे, वी आर नॉट सेइंग इस O f of n। इसका इस अगर हम कह दें तो इसका मतलब होगा कि दिस इज इक्वल। इन दिस सेट ऑफ हम ये कह रहे हैं कि हमने इसमें से जो वर्स्ट केस है वो इनमें से हो सकता है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो हो सकता है बट नॉट द इक्वल नहीं होगा, लेकिन उसमें से जो है वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसका जो है कि जो हमने कह रहे हैं कि जी ये एन स्क्वायर हम उसका ग्रोथ रेट ले रहे हैं, एंड इफ़ एन स्क्वायर ग्रोस एज फास्ट एज टी ऑफ एन। अच्छा, इसमें अब हमने कहा है कि ये हमने कहा कि ग्रोथ एज फास्ट एज दिस वन, लेकिन हम ये नहीं कह रहे
कि ये जो एल्गोरिदम का जो एक्चुअल जो रनिंग रेट है दैट इज़ इसका जो ग्रोथ रेट है वो n स्क्वायर है। द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम फॉर द वर्स्ट केस इनपुट वी वुड से दैट एल्गोरिदम इज ऑफ n स्क्वायर इन द वर्स्ट केस। तो ये जो n स्क्वायर है ये वाला यहाँ पे, सो दिस विल बी आवर f ऑफ n। तो यहाँ पे अगर f ऑफ n लिखेंगे सो दैट इज n स्क्वायर, और ये चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब इस जो इक्वेशन का जो एक प्लेन वर्ड्स में मीनिंग है वो ये है कि इसकी जो अपर बाउंड्स हैं वो ये हो सकती है कि इट कैन ग्रो अप टू n स्क्वायर, तो वहाँ तक जो है ये जा सकता है। और ये आपको पता है कि क्वाड्रेटिक ग्रोथ रेट है, और ये काफ़ी तेज़ी से जो है इसका इनपुट साइज़ के साथ जो है ये ग्रो करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो देखा है कि Tn रिप्रेजेंट्स द ट्रू रनिंग रेट ऑफ एन एल्गोरिदम एंड f ऑफ n इज सम एक्सप्रेशन फॉर द अपर बाउंड। अच्छा, ये इट कैन बी सेम बट इट कैन नॉट बी सेम। ये जो ट्रू रनिंग टाइम है T ऑफ n और f ऑफ n दे कैन बी सेम, बट ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ये उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, उसको हम देखते हैं। फॉर T ऑफ n अ नॉन नेगेटिव वैल्यूड फंक्शन T of n is in the set of O f of n if there exist two positive constants c and n naught such that T of n is less than equal to c f of n। अच्छा, अब इसमें हमने ये कहा है कि जी जो ट्रू रनिंग टाइम होगा, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो एल्गोरिदम का रनिंग टाइम है वो इस अपर बाउंड से ऑलवेज क्या होगा, वो लेस देन होगा या उसके इक्वल होगा, इससे एक्सीड जो है वो नहीं करेगा, प्रोवाइडेड कि हमारे पास ये दो कांस्टेंट हैं। इसमें जो n नॉट है दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, और टिपिकली क्या होता है कि दिस इज इक्वल टू 1, और ये c एक कांस्टेंट है, और ये इसमें रिप्रेजेंट के कि एक टाइम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक स्टेप में कितना टाइम जो है वो लग रहा है। अच्छा, तो डेफिनेशन में थोड़ा देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या कह रही है। डेफिनेशन सेज दैट फॉर ऑल इनपुट्स ऑफ द टाइप in question such that the worst case for all inputs of size n there are large enough उसका मतलब ये है कि n जो है it is always greater than n naught, the algorithm always executes in less than c f of n steps for some constant c। तो ये चीज़ अभी मैंने आपको बता दी कि इस जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब जो है वो यही है कि जो उसका ट्रू रनिंग टाइम है वो इस अपर बाउंड से ऑलवेज लेस होगा या उसके बराबर होगा, उससे एक्सीड जो है वो कभी नहीं करेगा, अदरवाइज दिस इज नॉट एन अपर बाउंड। कांस्टेंट n नॉट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर n फॉर विच द क्लेम ऑफ एन अपर बाउंड होल्ड्स टू, यूजली n नॉट इज 1 बट नॉट ऑलवेज। तो ये अक्सर ऐसे होता है कि ये 1 नहीं होता है, जैसे हमने देखा था कि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि हम उसमें देखते हैं कि अगर उसमें n की वैल्यू 1 हो तो फिर क्या होगा, तो उसके बाद फिर हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको उसकी जो इनपुट साइज़ है वो हम उसमें ग्रो करते जाते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल जो है उसमें हमने सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में भी, अभी थोड़ी देर पहले भी आपकी एक इसका मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। तो कंसीडर द सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग अ स्पेसिफाइड वैल्यू इन अ अरे ऑफ इंटीजर्स इफ विजिटिंग एंड एग्जामिनिंग वन वैल्यू इन द अरे रिक्वायर्स CS स्टेप्स। अच्छा, ये जो है ये है कि हमने ये बता दिया कि दिस आर दी मिनिमम, जो हमने कहा था कि इसमें एक स्टेप जो है वो हमें चाहिए होंगे कि कितने स्टेप जो है वो कितने कंपैरिजन जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। वेयर CS इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इफ़ द वैल्यू वी सर्च हैज़ फॉर इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयरिंग इन एनी पोजीशन इन द अरे देन इन द एवरेज केस। तो हमने उसमें देखा था कि उसका जो एवरेज केस है दैट इज़ हमने 3 केसेस के जिक्र किया था, अगर आपको याद हो। उसमें हमने कहा था कि अगर तो उसका बेस्ट केस जो है वो ये होगा कि जस्ट वो एल्गोरिथम एक कंपैरिजन करेगा, जस्ट एक। वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि हमें n कंपैरिजन करने पड़ेंगे, पूरी रे को सर्च करना पड़ेगा। लेकिन एवरेज केस हमारे पास क्या होगा कि हम तकरीबन हाफ रे को जो है वो सर्च करेंगे, एंड दिस इज़ फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n ग्रेटर देन 1। तो हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो CS n/2 इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू CS n। तो ये जो है ये उसकी एक अपर बाउंड है, दिस इज़ अपर बाउंड एंड दिस इज़ द एवरेज केस।
हम उस एवरेज केस की बात कर रहे हैं। देयरफॉर बाय डेफिनेशन टी ऑफ एन इज इन ओ ऑफ एन फॉर एन नॉट इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू सी एस। तो यहाँ पे जो सी है दैट इज इक्वल टू सी एस। और आप ये देख लें कि यहाँ पे हमने वर्स्ट केस को नहीं लिया, हमने यहाँ पे एवरेज केस को लिया। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑलवेज इस तरह से होगा कि ये जो ट्रू रनिंग टाइम है, जो कि हम मोस्टली उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द एवरेज रनिंग टाइम से, जो एवरेज केस है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो उसका जो वर्स्ट केस सिनेरियो था वो ये था कि वो एन कंपैरिजन उसको जो है वो करने पड़ेंगे। ओके, तो दूसरी का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम, ये हमारे पास एक और एल्गोरिथम है और इसका जो ग्रोथ रेट है वो जो है वो क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। इन द एवरेज केस, ये अगेन दिस इज एन एवरेज केस वेयर C1 एंड C2 आर पॉजिटिव नंबर्स, देन C1 n square प्लस C2 n is less than equal to this one is C1 n square plus C2 n square और ये हो जाएगा C1 plus C2 n square। ओके, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि क्वाड्रेटिक से हम चले गए यहाँ पे। दिस इज द क्वाड्रेटिक, इसको हमने कह दिया कि इसको हमने सिंपली पहले एक इसको मल्टीप्लाई किया विद एन स्क्वायर और इसको भी एन स्क्वायर के साथ, C1 और C2 दोनों को एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एंड दिस इज़ फॉर ऑल इनपुट ग्रेटर देन 1। ओके, तो इसमें अब क्या है कि जो इसका जो रनिंग टाइम है इन एवरेज केस दैट इज़ लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ पे C जो है वो कांस्टेंट है एंड दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड n नॉट इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर T ऑफ n इज इन O ऑफ n स्क्वायर बाय द सेकेंड डेफिनेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इसका जो अपर बाउंड है दैट इज n स्क्वायर। तो ये इज क्वाइट सिंपल कि चूँकि इसमें जो है वो हमने जो पहला क्वेश्चन है उसको n स्क्वायर के साथ उसका कोफिशिएंट जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट C1 है और n का यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो C2 है और इधर जो है वो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो C1 प्लस C2 है। तो इस डिफरेंट, लेकिन ये क्या होगा कि एवरेज केस में ये तो क्या होगा कि इस विल बी लेस देन और इक्वल टू C ऑफ n स्क्वायर। यहाँ पे जो C है जैसे इधर आप बताया कि दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और ये इसका क्वाड्रेटिक n स्क्वायर जो है इसका जो है वो मैक्सिमम इसका अपर बाउंड इसकी जो है वो n स्क्वायर है। Assigning the value from the first position of an array to the variable takes constant time regardless of the size of the array। तो ये हमने एक और एग्जांपल डिस्कस की थी कि हमारे पास एक सिंपल सा एक सिनेरियो है, वो ये है कि हमने जो क्या करना है कि जो भी अरे का पहले एलिमेंट है वो एक वेरिएबल को असाइन करना है। तो इट ऑलवेज टेक अ कांस्टेंट टाइम, क्योंकि उसमें हमने ये नहीं कुछ सर्च नहीं करना कि लार्जेस्ट असाइन करो या स्मॉलेस्ट करो, बस ये है कि जो भी पहला इंटीजर है चाहे स्मॉलेस्ट है लार्जेस्ट है जो भी है उसको असाइन कर दो टू एन वेरिएबल। तो इट विल ऑलवेज टेक कांस्टेंट टाइम। तो हम उसको जो उसका जो रनिंग टाइम है हम उसको कांस्टेंट से हम उसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और यही जो है बेस्ट केस है, यही वर्स्ट केस और यही एवरेज केस है। तो हम उसे कह देंगे कि वी कुड से इन दिस केस दैट T ऑफ n इज इन O ऑफ C। तो इसका मतलब है कि ये जो रनिंग टाइम है उसका वर्स्ट केस भी वही है, उसका बेस्ट केस भी वही है, उसके अपर बाउंड्स भी वही हैं और उसके लोअर बाउंड्स भी वही होंगे। हाउएवर इट इज ट्रेडिशनल टू से दैट एन एल्गोरिथम हुज रनिंग टाइम हैज अ कांस्टेंट अपर बाउंड इज इन O ऑफ 1। तो ये एक स्टेप ही लगेगा इसमें, जस्ट देयर इज वन स्टेप। तो इसलिए अगर हम उसको इस तरह से भी लिख देते हैं कि ये कांस्टेंट है एंड विच इज़ 1 बिकॉज इसमें 2 स्टेप्स नहीं है, एक ही स्टेप है, तो इस वजह से हम उसको इस तरह से भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अपर बाउंड्स के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। सम एल्गोरिथम्स हैव द सेम बिहेवियर नो मैटर विच इनपुट इंस्टेंस दे रिसीव सक्सेसिव मैक्सिमम इन अरे। ये हमने देखा था। तो उसमें कोई भी उसमें भी कोई भी वर्स्ट बेस्ट या एवरेज केस जो है वो नहीं होता है। बट फॉर मैनी एल्गोरिथम्स इस मेक बिग डिफरेंस। सर्चिंग फॉर अनसॉर्टेड अरे फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, इसमें हमने देखा था कि 3 तरह के केस होंगे। इसमें बेस्ट केस भी है और इसमें एवरेज और इसमें वर्स्ट केस है।
बट फॉर सर्चिंग फॉर मैक्सिमम इन अरे इसमें जो है वो नहीं है। सो एनी स्टेटमेंट अबाउट द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम मस्ट बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम क्लास ऑफ इनपुट्स है। तो जब भी हमने अपर बाउंड्स के बारे में देनी है तो हमने साथ ये बताना है कि हम किसके बारे में ये कह रहे हैं। दिस अपर बाउंड इज़ फॉर एवरेज केस, दिस अपर बाउंड इज़ फॉर वर्स्ट केस, और दिस अपर बाउंड इज़ फॉर लोअर जो बेस्ट केस है उसके लिए। We measure this upper bound nearly always on the best average case or worst case inputs, and we always seek to define the running time for an algorithm with the tightest lowest possible upper bound। अच्छा, तो अब इसमें यह है कि हमने इसमें ये देखना है कि टाइटेस्ट का मतलब ये है कि हमने उस एल्गोरिथम को ये ऑलरेडी एक अपर बाउंड होती है, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वर्स्ट को वर्स्ट नहीं बनाना, मज़ीद वर्स्ट उसको नहीं बनाना है, तो उसको हमने इतना रखना है कि जस्ट वो मिनिमम उसको जो है वो डिफ़ाइन करो कि ठीक है यही है, इतना जो है ये हमारे पास है, उसको बहुत ज़्यादा उसको वर्स्ट केस की तरफ जो है वो उसको नहीं लेके जाना। ओके, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द लोअर बाउंड्स। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने अपर बाउंड को डिस्कस किया था, इस सेम स्लाइड डिफरेंस है, उसको जो है वो हम देख लेते हैं। बिग ओ नोटेशन डिस्क्राइब इन अपर बाउंड। इन अदर वर्ड्स, बिग ओ नोटेशन states the claim about the greatest amount of some resource, usually time, that is required by an algorithm for some class of input size n। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, ए ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू सम रिसोर्स, कि कितना चाहिए। और सिमिलर नोटेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द लीस्ट अमाउंट ऑफ अ रिसोर्स दैट एल्गोरिथम नीड्स फॉर सम क्लास ऑफ इनपुट। तो जिस तरह से हमने अपर बाउंड्स डिफाइन किए, इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम लोअर बाउंड्स भी जो है वो डिफाइन करेंगे। द लोअर बाउंड्स फॉर एन एल्गोरिथम और अ प्रॉब्लम एज एक्सप्लेन लेटर इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा। बेसिकली ये अपर केस ग्रीक लेटर है, जो है इसको जो है वो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बिग ओमेगा कह देते हैं, जस्ट जो है वो ओमेगा कह देते हैं। तो अब जिस तरह से हमने अभी कहने कि अपर बाउंड्स को हमने देखा, उसी तरह से हम कहेंगे कि लोअर बाउंड्स होंगे। तो हम उसको ये नहीं कहेंगे जिस तरह से हमने कहा था कि अपर बाउंड का मतलब ये है कि एल्गोरिथम जो है वो इन एवरेज केस और इन वर्स्ट केस और इन बेस्ट केस जो है वो इस अपर बाउंड तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा। इसी तरह से हम लोअर बाउंड में हम ये कहेंगे कि इन एवरेज केस और इन बेस्ट केस और इन वर्स्ट केस ये जो एल्गोरिथम है ये इस लोअर बाउंड को टच करेगा, लेकिन इससे नीचे जो है वो नहीं जाएगा। इसको जो है वो देखते हैं। तो द फॉलोइंग डेफिनेशन ओमेगा फॉर एंड सिमेट्री इज सिमेट्री विद द डेफिनेशन ऑफ बिग ओ। जिस तरह से हमने बिग ओ को डिफाइन किया था उसी तरह से हम ये बिग ओमेगा को भी डिफाइन करेंगे। फॉर टी ऑफ एन अननोन नेगेटिवली वैल्यूड फंक्शन, टी ऑफ एन इज दिस इज इन सेट। तो अगेन इसमें क्या है कि इज इन सेट ओमेगा जी ऑफ एन। तो यहाँ पे क्या है कि हम अगेन ही कह रहे हैं कि इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, but it is belongs to this set if there is this two positive constants c and n naught such that t of n जो उसका एक्चुअल रनिंग टाइम है, यहाँ पे हमने जैसे लास्ट भी इसको डिस्कस किया लास्ट अपर बाउंड्स में भी, दिस इज द ट्रू रनिंग टाइम एंड दिस इज द लोअर बाउंड्स। तो ये ट्रू रनिंग टाइम है, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस लोअर बाउंड्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो उसके एक एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। ये हमने पिछले पहले इसके अपर बाउंड्स देखी थी, अभी इसी के हम लोअर बाउंड्स जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो रनिंग टाइम है एल्गोरिथम का, दिस इज टी ऑफ एन इज इक्वल टू c1n स्क्वायर प्लस c2n फॉर c1 एंड c2 ग्रेटर देन 0। तो इसमें हम ये कह देंगे कि इन लोअर बाउंड्स की क्या होंगी कि ये जो है ये जो c1 n स्क्वायर प्लस c2 n स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू c1 n स्क्वायर। इससे ग्रेटर होगा ये सी को, लेकिन इससे लेस जो है वो नहीं जा सकता। दिस इज द लोअर बाउंड्स। तो ये यहाँ पे जो है इसको लोअर बाउंड हमने डिफाइन किया। फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, सो टी ऑफ n इज ग्रेटर देन सी एन स्क्वायर फॉर c इज इक्वल टू c1 and n नॉट इज इक्वल टू 1। देयर टी ऑफ n इज इन ओमेगा n स्क्वायर बाई द डेफिनेशन। तो यहाँ पे अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो है ये जो ऑलरेडी ये क्वाड्रेटिक इसका ग्रोथ रेट है, दिस इज द एवरेज केस।
तो ये इससे लोअर बाउंड में ये एन स्क्वायर से जो क्वाड्रेटिक उससे ग्रेटर होगा, बट इट नॉट लेस देन दिस, इससे नीचे जो है वो नहीं जा सकता। ओके, तो इससे पहले जो है वो हम अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स जो हैं वो डिफाइन कर चुके हैं। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास नंबर वन तो ये होगा कि हमारे पास एक क्लास ऑफ इनपुट होगी, जैसे एवरेज केस हो सकता है या बेस्ट केस या वर्स्ट केस होगा। तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो हम देखेंगे कि इसके अपर बाउंड्स क्या हैं, और इसी तरह से हम लोअर बाउंड्स पे जो देखेंगे। तो ये जो थीटा, ये दिस इज़ नोन एज द बिग थीटा, इसको जो है वो हम कह देते हैं दिस इज़ एक्चुअली बिग थीटा। ये कैपिटल ग्रीक थीटा लेटर है। तो इसमें अब क्या होगा कि हम इसमें जो है वो एक्चुअली ये देखेंगे कि अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स के दरम्यान में जो हमारे पास जो केसेस हैं, जो हमारे पास सिनेरियो का दैट दिस थीटा रिप्रेजेंट्स दैट सिनेरियोस। तो हम उसमें ये कह देंगे कि नॉर्मली अपर बाउंड में हम कहते हैं कि इन एवरेज केस, फॉर एग्जांपल के ये जो एल्गोरिथम एवरेज केस में इस अपर बाउंड को टच करेगा लेकिन इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। और इसी तरह से लोअर बाउंड्स में हम कहते हैं कि इन एवरेज केस ये उसके लोअर बाउंड्स हैं, इससे नीचे जो है वो नहीं जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जो थीटा ये जो थीटा रोटेशन है ये उसके दरमियान में है। तो जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड के दरमियान में है उसको हम क्या कह देते हैं, हम उसको थीटा कह देते हैं। द डेफिनेशंस ऑफ बिग ओ एंड थीटा गिव अस द वे टू डिस्क्राइब द अपर बाउंड्स फॉर एन एल्गोरिथम इफ वी कैन फाइंड एन इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनपुट्स ऑफ साइज एन। तो हमने यहाँ पे हमने देखना है कि उसकी मैक्सिमम कॉस्ट के लिए हमने कि इन एवरेज केस, इन वर्स्ट केस और इन बेस्ट केस उसकी जो मैक्सिमम कॉस्ट है उसकी कितनी हो सकती है। तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है एक अपर लिमिट जो है वो डिफाइन कर लेंगे। इसी तरह से जो लोअर बाउंड्स है एल्गोरिथम की, हम उसे कह सकते हैं कि इफ वी कैन फाइंड एन इक्वेशन फॉर द मिनिमम कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनपुट ऑफ साइज एन, उसको हम ओमेगा से, ये जो बिग ओमेगा है इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, व्हेन द अपर एंड लोअर बाउंड्स आर द सेम विद इन अ कांस्टेंट फैक्टर वी इंडिकेट दिस बाय थीटा, या इसको बिग थीटा जो है हम उसे कह देते हैं। तो अगर इस तरह से हो के ये इसमें डिफरेंस नहीं है और हम ये कह देते हैं कि जैसे कि हम एवरेज केस की बात करते हैं कि दिस इज़ द वर्स्ट एंड दिस इज़ द बेस्ट, और ये जो है ये उसका मिडल एक उसका केस है। तो सिमिलरली हम इसको जो है वो बिग थीटा को हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। एल्गोरिथम इज सेड टू बी थीटा ऑफ एच ऑफ एन इफ इट इज़ इन ओ ऑफ एच ऑफ एन एंड इट इज़ इन सिग्मा और एच ऑफ एन। अच्छा, ये अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम कह रहे हैं इज सेड टू बी थीटा ऑफ एच ऑफ एन। तो यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि इट विल इक्वल, ये उसके इक्वल होगा। बट यहाँ पे हमने इक्वलिटी का हमने नहीं कहा था, हमने कहा था कि इट इज़ इन सेट ऑफ दिस वन, यानी कि उसके इक्वल नहीं होगी बट उसके क्लोज जो है उसके हो सकती है। नोट दैट we drop the word in for theta notation because there is a strict equality for two equations with the same theta। तो अगर हमारे पास एक ऐसी हमारे पास सिनेरियो हो कि जिसमें हमारे पास दो थीटा नोटेशन हो फॉर द सेम क्लास ऑफ इनपुट्स, तो हम उसे कह देंगे देयर आर इक्वल। इन अदर वर्ड्स, इफ एफ ऑफ एन इज थीटा जी ऑफ एन देन जी ऑफ एन इज थीटा एफ ऑफ एन। तो यहाँ पे जो है उसका मतलब ये है कि ये दो फंक्शंस हैं, इफ़ दे आर इक्वल, तो इसका मतलब है कि अब जैसे यहाँ पे हम देखें कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि थीटा जी ऑफ एन इज़ इक्वल टू थीटा एफ ऑफ एन। तो एक्चुअली ये इसका कहने का मतलब जो है वो ये है। सो दिस इज़ दी इन दिस केस के वाई हम इसको लिखते हैं, बट दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स। उस सूरत में हम इस तरह से जो है हम इसे नहीं। अच्छा, एक उसकी एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं कि सिक्वेंशियल सर्च हमने देखी थी, उसमें हमने देखा था कि इसमें कोई भी बेस्ट या वर्स्ट या एवरेज केस जो है उसके अंदर नहीं होता है। तो उसकी अपर लिमिट्स भी वही हैं, उसके लोअर लिमिट्स भी वही हैं। तो हम उसे कह देंगे कि इसकी जो है जो एवरेज इसका जो है वो हमारे पास यही है, जो थीटा है दैट इज़ थीटा ऑफ एन। ओ ऑफ एन भी वही है, थीटा सिग्मा ऑफ एन भी वही है।
तो ये भी वही है। अच्छा, ये जो है यहाँ पे हमने इस जो नोटेशन है इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया। जो फर्दर अभी नेक्स्ट लेक्चर्स आ रहे हैं इसमें हम जो है वो इसको देखेंगे कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। हम प्रॉपरली इसकी जो है वो इक्वेशन जो है वो उसकी डेवलप करेंगे। फिर हम उसे बताएंगे कि किस तरह से जो है हमने उसका रनिंग टाइम किस तरह से कैलकुलेट किया है, और उसकी जो रनिंग टाइम इक्वेशन है वो हमने किस तरह से एल्गोरिथम की किस तरह से बनाई है। तो वो हम उसको जो है वो हमने इंशाल्लाह उसको जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ हम बिग ओ नोटेशन, क्योंकि वो वर्स्ट केस को या अपर लिमिट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है या सिग्मा को जो कि उसके लोअर बाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, हम इसको जो है ये जो थीटा नोटेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। तो आगे जो एग्जांपल्स भी आ रही हैं वो ज़्यादा उसमें भी जो है वो हम इन्हीं को जो है वो डिटेल से इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है कि उसमें हमने सिंप्लीफाइंग रूल्स देखने हैं, और इसके अलावा हमने जो है वो ये देखना है कि एक एल्गोरिथम का रनिंग टाइम जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो डिस्कशन है ये भी कंटिन्यू है, बिकॉज़ हमने इसमें इस लेक्चर में सिर्फ हमने इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया। तो इंशाल्लाह इसको हम फर्दर जो है वो हम इसको जो है वो हमें डिस्कस करेंगे। तो होप यू सी यू इन द इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।